इन नंबर्स हैं, मेरे एक साथी बड़े तफसील से नंबर्स पे बात कर रहे हैं। अब डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की ये नया प्रैक्टिस शुरू हो गया। जब भी कभी सैंक्शन होता है वो आइटम वाइज होता है, और आजकल तो वन टाइम एक्सपेंडिचर तो मेरा ख्याल है जो हमारे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बैन किया और हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस है कि अनटाइड ग्रांट्स का मांग रहे हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्लानिंग मांग रहे हैं। तो ये दिस प्रैक्टिस शुड गो। आप बजट कोई डिटेल से अगर एक्सप्लेन करें उसमें देयर इज अ बिग मिसनोमर इन द बजट। आपने हेड लिखा है स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस, लेकिन आई विल टेक यू टू सेक्शन 83 सब क्लॉज 1 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट which simply says that president shall make a reference to the 15th finance commission with regard to the central share. तो आपको उसको ठीक करना चाहिए, स्टेट शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस। नो, यू हैव टू टेक अप योर ओन शेयर। हमारा अपना शेयर क्या है आपको लिखना। आपने हेड लिखा है वहां ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस टू यूटी अंडर एमएचए, आपको लिखना चाहिए यूटी शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। You read section 83 sub clause 1 of the Reorganization Act. You read article 279A of the Constitution of India. Because there is a difference between a UT and UT with a legislature. UT without legislature has not a share in the central share of the taxes, but UT with legislature has a share in the central taxes. You should not. And with due respect, sir, मैं अपने आप को जो फील करता हूँ कि this house has been taken for a ride, sir. With due respect and all responsibility. जिस तरीके के जवाब दिए जा रही है, बजटिंग की जा रही है, नंबर गेम यहाँ पे की जा रही है, जिस तरीके का रिस्पॉन्स, जिस तरीके की सीरियसनेस सरकार की तरफ से होनी चाहिए, वो सीरियसनेस नहीं है। और मुझे भी मेरे एक टीचर का नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, यार असेंबली रोज देखो, लेकिन तुम्हारा आपस में विंटर सी एक स्ट्रगल रहता है वहां पर, लेकिन पॉजिटिव बात तो नहीं क्या एक ही बात सुनने को मिल रही है कि जनाब रियासत नहीं है, जनाब पूरी पावर नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा सर, एक लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट्स आपके पास है। व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम एक्टिंग? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम राइजिंग टू द ओकेजन? मेरा पास आई मे बी इनकरेक्ट बाय आई वांट टू बी, आई राइट द रॉन्ग बट आई वांट टू बी करेक्ट ऑन पॉइंट्स। आप कभी कहते हैं वो गुलशन शो हो गया, ये आपको पता नहीं चला। बिलावर आपको इस तरीके की आप डिस्पैशनेट अपील्स हाउस में करेंगे सर? यू आर द लीडर, you are the leader of the house, you are the leader of this state, you need to rise above all this. हमने इस हाउस के ध्यान में लाया कि साहब 23 की पोस्ट खाली है पूरे जम्मू कश्मीर में। क्या स्टेट आएगी तब वो 23 एससीज आएंगे? आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जा रहा है। हमारा उधमपुर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैंने सरकार के ध्यान में बार बार लाया, पिछले 6 महीने से प्रिंसिपल नहीं। और जिस दिन मेरे पूरे दूसरे साथी ने यहाँ पे इस विषय को लिया, एक ऐड निकलती है जिसे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करते हैं। क्या बात, मुलाजमिन की रिक्रूटमेंट की ऐड है कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर साइन करेंगे। हमने विषय में लाया कि एक 7 करोड़ की मशीन ओआरएम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर में खरीदी गई, ना उस मशीन को चलाने के लिए वहां पे वो स्पेस है, ना ही न्यूरोसर्जन की पोस्ट है। बट हु नीड्स टू टेक केयर सर? हु विल टेक द कॉग्निसेंस सर? लेकिन इन पे कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा। डे टू डे गवर्नेंस जो है वो सफर कर रहा है, उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे आप। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर, हमने आपके ध्यान में लाया, अब बार बार कहते हैं कि विषय, लेकिन विषय है इलीगल माइनिंग। यू डोंट रिक्वायर, आपको सरप्राइज चेक करने का जरूरत ही कोई नहीं है सर। यू नीड नॉट टू गेट ए कंप्लेंट फ्रॉम मी और माय फेलो मेंबर सर। आप गूगल अर्थ पे अभी अपने फोन पे निकालिए, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा। नहीं है, आपकी सरकार बनने के बाद आपकी अलॉटमेंट की फाइल सेक्रेटेरिएट में पेंडिंग है, अलॉटमेंट की नहीं जा रही और इलीगल माइनिंग प्रमोट की जा रही है। आप गूगल अर्थ पे जाइए, आपको डायरेक्ट मशीन्स जेसीबीज दिखेंगी अनअलॉटेड ब्लॉक्स में लगी हैं। दिस माइनिंग माफिया गोज अनअबेटेड। और हमें बताया जा रहा है कि जब रियासत आएगी तब राइज करेंगे, जब पूरे विभाग आएंगे तब करेंगे, जब पहले था तो तब क्या किया? मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर कि सीरियसनेस आए इसमें, सीरियसनेस। आपकी ग्रांट्स कहीं ना कहीं बता नहीं रही कि आप ग्रोथ 9% कैसे करेंगे, जबकि आपका स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑलरेडी 48 से 44 पे आ गया। आप फिस्कल डेफिसिट को 5.5 से 3 करेंगे, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप बता रहे हैं आपका टोटल बजट ये डेट सर्विसिंग पे फोकस कर रहा है। आप इनकम जनरेशन पे कैसे आएंगे? लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर्स आपने पुट किए, ये तो बात यहां बनती नहीं है सर। तो किसी ने कहा कि आई जाता राह पे वो गालिब जो कोई दिन और जिए होते, वो राह पे कब लोग आएंगे सर? We need to be
मच कोग्निशन, मच वेरी वेरी करेक्ट ऑन द स्पॉट। एक नया एक विषय यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई यहाँ पे कि जनाब वो ये रियासत 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 में रियासत कब आएगी? देखिए रियासत आएगी, ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं। और मैं होता नहीं, मैं छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव, उसमें कोई छुपाने वाली रियासत मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन के उस पे पटल पे कहा है। और पब्लिक पे हम ये परसेप्शन जाने की कोशिश मत करें, लेकिन आएगी कब? मैंने पिछली बार भी बोल रहा था, बता रहा था कि बाकियों को छोड़िए, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की ही बात करता हूं। लेट्स गो बैक टू कारगिल वॉर। कारगिल वॉर एक एग्जैक्ट पॉइंट पे इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे बैठे थे। मिलिट्री ओपिनियन आया कि हम इन्हें पीछे से जाके हिट करेंगे और हम बड़े आराम से उसको इवैक्यूएट भी करेंगे और बड़े आराम से टेरिटरी, लेकिन नहीं, अटल जी ने स्टैंड लिया। 500 लोग शहीद किए। इंडिया डजंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर। हम एग्रेसर नहीं बताएंगे। शांति का मैसेज हम लोगों ने पूरी दुनिया को दिया सब। मैं महात्मा गांधी जी ने तो कहा है, हु इज द फादर ऑफ द नेशन, हु, जिसको पूरी वर्ल्ड ने एक्लेम की, लेट मी टेक यू बैक टू रामायण, द मैसेज ऑफ पीस। और अल्लामा इकबाल ने माना, दो वो पाकिस्तान चले गए, वो रीत जो राम ने चलाई थी उसको एवरीबॉडी एग्रीड उसमें, कि जिनकी एक बेटर हाफ, उनकी घरवाली किडनैप और वो पीस टॉक कर रहे हैं उनके साथ, रावण के साथ 2 बार किया पीस टॉक उनके साथ। पीस का मैसेज हम लोगों ने दिया। और मैं कारगिल में आपको रेफर कर रहा हूं कि उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज एन एग्रेसर। 500 लोग शहीद किए और बाद में कारगिल को निकाला। लाहौर डिक्लेरेशन, आप वाजपेयी ईयर्स अगर एएस दुल्लत का पढ़े तो वो पूरा ट्रैक करते हैं उसको, कि वो लाहौर का वो में गए और उन्होंने वहां की बुक में लिखा कि लेट अस गिव एन मैसेज टू ईच एंड एवरी पाकिस्तानी कि भारत में कोई भी उनका बुरा नहीं चाहता है। आप नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जीतते ही पहले दिन ही नवाज शरीफ को उन्होंने अपना इन्विटेशन दिया कि आप आइएगा, आप आइए, आप हमारे ओथ में आइए। उसके बाद फिर डायरेक्ट फॉरेन सेक्रेटरी टॉक होता है। फॉरेन सेक्रेटरी टॉक के बाद सार्क का समिट, और सार्क की समिट के बाद नरेंद्र मोदी जी एक्सटेम्पोर बिना किसी कार्यक्रम के लाहौर में पाकिस्तान की कैपिटल में लैंड करते हैं। लेकिन हमें लाहौर के बाद हमें कारगिल मिला और उसके बाद हमें पठानकोट और उड़ी मिला। मैं कृपा करके आप पे मैं छोटा सा आपसे अपील करना चाहूंगा सर, कि 2014 के पहले ही जिस सरकार का आप भी पार्ट थे, आप मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त का डिसाइड किया गया हुआ टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। हम कम से कम ज्ञान ना बांटे। मेरे दोस्त हैं यहाँ, जावेद बेग साहब यहाँ बैठे हैं। जावेद साहब को याद होगा, पिछली बार भी हाउस में मैंने कहा एक वक्त आएगा जब वो अली शाह जिलानी साहब ने वो दरवाजा बंद किया ना, कि हम बार बार वो पाकिस्तान वाले, और जो हम अपने आप को जिसे कहते हैं कश्मीर के सो सेल्फ स्टाइल जिसे कहते हैं एक लीडर, अनसॉलिसिटेड लीडर, हम बोलेंगे हमसे बात करें, लेकिन हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं होगा। एक वक्त आएगा उसमें। तो दैट्स वाई मेरा हम्बल सबमिशन है, हम डेली, हम सब्र रखें प्लीज सर। मेरा आई माइट बी सेइंग ए बैड थिंग। देखें, मैं मरहूम मुफ्ती साहब का एक बात आपको, उन्होंने दिस इज बैटल ऑफ आइडियाज, आप मेरे आइडिया को अपने आइडिया से सप्रेस करें, कोई ऐसी बात नहीं, आपका वक्त आएगा। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है सर, वी शुड राइज टू टेक द डेली गवर्नेंस। डेली गवर्नेंस में फिर एक और बात हमें सुनने को मिलती है यहाँ, हमें एक और बात यहाँ सुनने को मिलती है साहब कि ये अभी तो 4 महीने ही हुए, अभी तो 5 महीने हुए, अभी हम आपके साथ हैं। सरकार ने अनलिमिटेड सेंट्रल असिस्टेंट जम्मू कश्मीर को दिया, ये मैं भी जानता हूँ, हर एक आदमी सहवान में जानता है, और जो गैलरी में वो लोग भी जानते हैं। इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि ऑफिसर साहिबान में भी, हम बार बार ब्यूरोक्रेसी, ऑफिसर साहिबान ने भी बड़ी कमिटमेंट, बड़ी मेहनत के साथ इस जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग जो इंसेंटिव्स, अलग अलग जो डॉगमास थे भारत सरकार के, जो मिशन थे, चाहे हर घर को जल है, चाहे बिजली की बात करें, या चाहे शॉर्ट समय में एक नए कीर्तिमान यहाँ स्थापित किए हैं। लेकिन इसमें भी शक कोई नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी कि कुछ लोगों ने कुछ बिहाइंड द सीन भी किया है। वी शुड बी फ्रैंक इन एडमिटिंग। कल आपके डिपार्टमेंट का जवाब है, खैर मैं बदकिस्मती से मैं अपनी गलती मानता हूँ, 2-3 सेकंड का मैं लेट हो गया। आप जवाब क्या दे रहे हो, आप उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने कहा कि ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को लेके आपने कितने मैन पावर लगाए हैं, आपने नाम लिखा है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी डी, और ऊपर लिखा है आउटसोर्सिंग। माय गॉड, अरे आउटसोर्सिंग कभी बाय नेम होती है क्या? आउटसोर्सिंग तो किसी कंपनी का होगा। दिस इज टोटली फर्स्ट एंड लास्ट, दिस इज अ बैकडोर अपॉइंटमेंट। आपने लिखा है आपने कॉर्पोरेशन को बाय नॉमिनेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया है, विच इज अगेन ए फ्रॉड। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑल रिस्पांसिबिलिटी, दिस इज ए फ्रॉड। आप किसी कॉर्पोरेशन को भी नॉमिनेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते सर।
दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज नॉट, ये स्टेट का लार्जेस्ट है, ये किसी का प्राइवेट एक प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिस शुड वन शुड कम टू अंडरस्टैंड सर। मैं बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में सर आपसे मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू सर, बट वी नीड टू राइज, वी नीड टू एक्ट एज वन टीम। ये हाउस भी एक वो इंटरसी वो सी सॉ बैटल्स ना बने। वी नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव, वी नीड टू कंट्रीब्यूट टू जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए हमें लोगों ने भेजा यहाँ। हम ऐसे स्टेज मैनेज शोज करके मैंने उसको टोका, उसको ये कहा, उसने ये टोका, ये कहा, दिस विल नॉट। देखें, एक बात है कि हाउ हिस्ट्री रेट्स यू and how history is out to rate you this time sir. This is a historic opportunity we all need to seize। और इस historic opportunity में मैं साफ और स्पष्ट बोलूं कि वो जो पुराना बैगेज है उससे हम बाहर निकले। उस बैगेज से लेके इसने सर मैं कंक्लूड करूंगा 2 के 3 मिनट में। हम इस नए जम्मू कश्मीर की हम लोगों की नींव करें। और लास्टली मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि एक बात यहां आई कि आपके माध्यम से भी चुनी हुई सरकार एक ऐसे नेता, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिनकी ना सिर्फ जम्मू का हिंदू बल्कि कश्मीर के मुसलमान में भी जिनकी रिस्पेक्ट है, महाराजा हरि सिंह जी। आपकी सरकार से उनको डिक्टेटर कहा गया और आपने और भी अपशब्द उनके खिलाफ इस्तेमाल किए और आपने इसको काउंटरैक्ट नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट करता था आपसे कि आप उसे काउंटरैक्ट करेंगे, आप उसे करेक्ट करेंगे सर। ये इस तरीके के अपमानजनक शब्द महाराजा के लिए, ये तो वही बैकट्रैक हो गया। आप 47 में लेके चलें, फिर आप पे सवाल आएगा सर आपने जवाब तो दे दिया कि हमने कब महाराजा की शान में किया। सर जब महाराजा, आप सुन लें, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी। सुन लें सर, मेरे टाइम में कंक्लूड नहीं होगा, ये मेरे टाइम में कंक्लूड नहीं होगा, ये मेरे टाइम में कंक्लूड नहीं होगा, ये मेरे टाइम में कंक्लूड नहीं होगा। बोलो बोलो साहब, महाराज की बात है, महाराजा की बात है तो जम्मू वर्सेस कश्मीर है। देखिए, आपको इतिहास, आपको तारीख में जवाब देना होगा, आपको तारीख में जवाब देना होगा सर। आपने ट्रेडिशनली आप एक कुंभा, एक क्षेत्र, एक इलाका के नेता नहीं है। आपका दिस सब्सटेंशिएट्स, आपने कैसे उन्हें डिस्करेज करके, सुने आप दिस सब्सटेंशिएट्स, अरे भाई छोड़ो वकील साहब यार, छोड़ो, बैठो, मेरे ऐसे शोर करते हो मीनिंगलेस यार। यू बैठो प्लीज बैठो, ऐसे शोर मत करो प्लीज सर। मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि महाराजा का 1947 के बाद ही बदास शेख साहब को बनाना उन्होंने बनाया, महाराजा ने अपने हाथ से बनाया, प्रेशर से बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन वाई ही वाज फोर्स्ड टू गो अवे। यहां से उनको भेजा क्यों गया वहां से बाहर? पहले कहा गया 6 महीने तक आपको जाना है और 1961 तक, जब तक वो आए नहीं, जब उनका डेथ हुआ, अरे भैया यही प्रॉब्लम है आपकी, यही प्रॉब्लम है आपकी। Once he expired, why he was refused, sir? I want to put a direct question. Why he was refused a state funeral? Why? मैं से आता हूँ, जिन्होंने नेतृत्व में शुरू किया, बलवंत सिंह मनकोटिया भी यहाँ, क्यों स्टेट के फ्लैग को वहां पे डाउन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि स्टेट के इतने बड़े महाराजा को वहां पे क्लिक किया गया था। यू नीड टू एक्सप्लेन। ये जो टेम्परेरी शब्द वाला, इस पे डिबेट कहीं और चला जाएगी, चीफ मिनिस्टर का ग्रांट है, इसमें भी बात करूंगा। महाराजा ने सबसे पहला पॉइंटर कहा था, और जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने सरदार पटेल को, इट शुड आल्सो कम इन पब्लिक डोमेन। और अल्टीमेटली उसी पे मैं छोटी सी एक आधे मिनट पे आप पे लाऊंगा सिर्फ। सर, पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज नरेंद्र मोदी जी ने कहा, महाराजा ने उस वक्त लड़कियों के लिए एजुकेशन नेसेसरी रखा था। हमने स्वच्छता की बात अब शुरू की, महाराजा ने ओपन डिफिकेशन वाज ए क्रिमिनल ऑफेंस। मैं मुकदमा करता था, मैं आपके ध्यान में ले आऊं, डल लेक के अराउंड कंस्ट्रक्शन वाज बैंड, महाराजा ने देयर वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जबरवन फॉरेस्ट में फौज का एमिनिशन बीट लाकर जाना जिसे कहते हैं बैन था, क्योंकि वो कहते हैं वो हर्ब्स इतनी वो नरम है, उसमें उसका नुकसान होगा। उसमें दी फर्स्ट महाराजा वो सेटअप ए कोर्ट, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का सेटअप स्थापना अगर किसी ने किया तो महाराजा ने किया। यहाँ पे सबसे पहले चुनी हुई सभा, दी फर्स्ट चुनी हुई सभा, प्रजा सभा, अगर यहाँ पे
वो महोदय के दौरान आई। तो मेरा सबमिशन है मनकोटे जी, अरे मनकोटे जी, एक चमचागिरी करने से कुछ होगा नहीं, बैठो कृपया करके। सॉरी यार, वो कर रहे हो, सॉरी। आप कंप्लीट करो। My last submission, sir. You should set the record straight, sir. आप रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें और इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट करते हुए बट यूर वेरी जो आपके मिनिस्टर ने जो अपशब्द इस्तेमाल किए हैं जम्मू में बहुत बड़ा, बल्कि कश्मीर में भी बहुत बड़ा बलबला है उसके खिलाफ। यू शुड से सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ योर सरकार, चूंकि सरकार वर्क्स अंडर द डोमा ऑफ द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। मिनिस्टर कहता है उसका मतलब है वो सरकार कहती है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की। यू शुड कम करें। थैंक यू सागर साहब। हमारा इसी रोड के ऊपर हम लोग चलते हैं, 19 किलोमीटर का स्ट्रेच है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, इस रोड की दशा भी जो है वो सुधारिए साहब। ये डबल लेन होनी चाहिए ताकि हम सब लोगों को लाभ मिले। 3 क्षेत्रों को ये रोड जोड़ता है। एक मेरा रोड बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फिंतर चौक से साहब, इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं। फिंतर से लेके मां सुकराला देवी तक, जिसमें बिलावर भी आता है, रोड है कि गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, कुछ पता नहीं चल रहा साहब। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये नवरात्रे के पहले तो वो अच्छा रहेगा। नहीं साहब, मुझे पता है, लेकिन मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं, मेरी आवश्यकता है, मेरे क्षेत्र की जरूरत है। ये रोड्स के तो काफी काम है साहब। एक बेरल से हमारे पूरे पुराने एक विधायक थे, एमएलए थे, आदरणीय ठाकुर ध्यान सिंह जी, उनके घर में एक रोड बनाना था साहब। 77 में वो एमएलए बने थे। ब्रिज बनाने की आवश्यकता है, बेरल गांव है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर बार उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन अभी तक जमीन के ऊपर वहां कुछ दिखता नहीं साहब। तो ये मैं कहना चाहूंगा। यहां तक टूरिज्म की बात आ रही है, आपका डिपार्टमेंट है, तो मैं चाहूंगा कि ये टूरिज्म जो है, यही जो नाम मैंने लिए, चाहे वो मढ़ूण है, च्यू साहब, देवदार के इतने घने वृक्ष, उसके अंदर इतना डेंस फॉरेस्ट है। आप वहां अगर टूरिज्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, बिलावर में एक नेशनल फ्लैग लग रहा है साहब, सीएम साहब आपके ध्यान में ला रहा हूं, लेकिन उसमें कोई ना कोई अड़चन आ रही है। हम लोग 5 कनाल जमीन, और वो मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा फ्लैग लगेगा, लेकिन वहां पे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई अड़ंगा अड़ाया। उसकी तरफ जरा आप ध्यान दे दे एक बार। यहां तक होली श्राइन की बात आ रही है, माता सुकराला देवी और माता बाला सुंदरी के आपने श्राइन बनाए थे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसके चेयरमैन भी शायद डीप काम है, लेकिन कभी उनका कोई विजिट नहीं हुआ वहां पे, कोई कुछ नहीं। सर 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। तो ये मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ, और माता सुकराला देवी का जो वो एरिया है, उसके ऊपर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक साहब। ये मुझे एक जरूर चाहिए। यहां तक दूरदर्शन की बात आ रही है, मैं चाहूंगा आपसे, आपके माध्यम से, कि एक डोगरी चैनल, और जिससे हमारी सभ्यता और संस्कृति भी बचेगी। और मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से हिंदी में आ रहा है, तो डोगरी चैनल भी एक यहाँ पे आप प्रारंभ करवाइए, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सत्येंद्र जी, थैंक यू। मैंने एक सवाल किया था कि हमारे कुछ गांव है, यहाँ पे बिजली नहीं है। मुझे ये बात जरूर यहाँ पे करनी है। आपने मुझे जवाब दिया था कि आरडीडी रूम में, उसमें वो हम काम चला सकते हैं साहब, उसके पास फंड्स ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि उसको फंड्स एलोकेट करिए। कम से कम हमारा वो एरिया जो है दूर दराज का, वहां पे आज भी अगर लाइट नहीं है तो हमारे लिए एक बड़ा ये। ऑनरेबल स्पीकर सर, शुक्रिया फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सर, एक तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के हवाले से जो फयाज साहब ने बोला उसकी मैं तायीद करता हूँ, प्लस मेरी कुछ बेसिक सजेशंस थी। स्पीकर सर, सबसे पहला है जीएडी के थ्रू
जेडी एक सिविलियन डिपार्टमेंट है और वो तय करती है कि ये जो पुलिस वेरिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स वो भी तय करती है। तो मैंने डाउनलोड किया नेट से, इसमें हैरात हुई ये पुलिस वेरिफिकेशन लगी, जबकि जेडी एक सिविलियन डिपार्टमेंट। इसमें पिछले 5 साल आप कहाँ गए थे, आपकी बीवी 5 साल कहाँ गई, आपका फादर इन लॉ कौन, आपकी मदर इन लॉ कौन। आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविलियन डिपार्टमेंट। ये शायद एहतियात में है ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर, क्योंकि इससे पुराना है, आज का नहीं, आपको नहीं सुना है, ये पुराना काफी देर से, बट इसमें छाप नहीं सकती है। इट लुक्स मोर पुलिस रिलेटेड देन अ सिविलियन। दूसरा ऑनरेबल स्पीकर सर, जो इनके टाइम में रेवोल्यूशन हुई विदाउट गिवन अपॉर्चुनिटी, या कोई रोड मैप उनको वहां जो है सोल्यूशन का या कोई अपॉर्चुनिटी किसान लोग को दिखाना क्यों दिखा, आप अपने आप को डिपेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। दूसरा ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऐसी क्या बात है, हमारा पर कैपिटा जम्मू और कश्मीर का सेम है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सेम है, यहाँ 27,000 दी है या 22,000, वहां 2700 दी। तो ये जो तहसीलदार है, तो ओनस इज ऑन दैम कि जिनको ने रिजेक्ट किया है किस बेसिस पर रिजेक्ट किया, बिकॉज हमारे वी आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेम स्टेट, सारा इंडिकेटर सेम है, मीन्स के वहां नहीं दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं, और उस समय भी हमारे बच्चे जो हैं वो पीछे रह रहे हैं। दूसरा सर, एक जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट का हब बन गया है, अब एक नया एक आया है आउटसोर्सिंग। मेरी गुजारिश है, प्लीज डिजिस्ट फ्रॉम आउटसोर्सिंग। पूरे हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग नहीं होती है, लेकिन यहां पहले ये स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई यहां शुरू हुआ, पिछले 5 साल में शुरू किया है, बट प्लीज इट इज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं कि एटलीस्ट वो लिस्ट लाएं कौन कौन आउटसोर्स कर रहे हैं, बिकॉज देयर सीम्स टू बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट। एंड मजे की बात यह है, आउटसोर्सिंग एट टाइम्स इज कॉस्टलियर, महंगा है, बट दे चूज आउटसोर्स एजेंट्स बिकॉज आई बिलीव देयर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मैं एक्यूज नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में है ये, दिस वी शुड डिजिस्ट फ्रॉम इट। सीडीएफ सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, यूटी बनने के बाद एक परसेप्शनल लॉस है इन्फ्लुएंस का एमएलए, ये कौन है यूटी का एमएलए। आई थिंक वी नीड टू टॉप इट अप बाय सम सीडीएफ। काम करेंगे तो लगेगा कि भाई एमएलए, वरना आज की डेट में एमएलए लगता ही नहीं है, बोलते ही है। जो फयाज साहब ने इसकी बात की, परसेप्शन लॉस है ओवरऑल, बिकॉज जब से यूटी बना है तो लग ही रहा है कि जो है। फिर फयाज साहब ने जो बात की कि एमएलए की जो पर्क्स की, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। एक रियलिटी है, लेट अस नॉट प्रिटेंड कि जेब में खुद पैसा आएगा एमएलए। If you have to be a good MLA, you need a certain amount of money. And I think if we don't give it to them, it's an invitation to corruption. इसमें मतलब many people हंस रहे थे या बाकी लोग बोलते ये अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। एक गुरेजी साहब ने, ऑनरेबल मेंबर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब ब्यूरोक्रेसी की बढ़ती है तो इनकी क्यों नहीं बढ़ती है, महंगाई तो सेम होती है, दुकानदार तो वही होता है जहां से लाते हैं, but some MLAs can afford, but some can't afford. But I think we need to look at that. दूसरा फलाह आम ट्रस्ट है, उनके जो बच्चे हैं स्कूल के, उनको शायद J&K बोर्ड वाले कुछ मतलब देयर आर अलाउइंग टू सिट फॉर एग्जाम्स। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी यहाँ है, बट आई थिंक द चीफ मिनिस्टर वुड हैव टू इंटरवीन। इसके कुछ सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस बिकॉज दे आर लिंक्ड टू जमात इस्लाम। सो इसमें बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं दे विल बी दे विल बी इन प्रॉब्लम। दूसरा ऑनरेबल स्पीकर सर, अर्बन डेवलपमेंट का ये एक opportune time है। The honorable chief minister also happens to be the minister in charge. Nothing short of a revolution will help. चाहे JDA है या SDA है, these are the engines of development for infrastructure. They will generate jobs. They are the urban capitals. They will generate enterprise. अब सर मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि JDA वालों को भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग और SDA को भी कि D नॉट फॉर डेवलपमेंट, उनको जरा क्लियर कर दीजिए। ये जो D है SDA और JDA, it's for development, not for destruction, not for demolition. They are very happy demolition. और एक sense of entitlement. And to be very honest with you, it's it's over-regulated. उसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। बचपन से सर जब हम स्कूल जाते थे, ये एक माइंडसेट है। तो जब कोई 4th फ्लोर बनाता था
तो कश्मीरी बोलते थे कि उसके सून खून खाना। ये एक माइंड सेट है कि जो ज्यादा ऊपर जाएगा वो जैसा हमारा हक खा रहा है। अनलेस वी डोंट गो अप सर, डू यू रियली थिंक जो प्राइसेस यहाँ लैंड की दे रिफ्लेक्ट आवर पर कैपिटा? नो, इट इज बिकॉज देयर इज नो लैंड लेफ्ट। देयर इज अ डिमांड फॉर लैंड, देयर इज नो सप्लाई ऑफ लैंड। अगर हमने 20 साल 30 साल पहले कोई 5-6 हजार कनाल हाई राइज के लिए रखा होता, जो जमीन आज 5 करोड़ की है वो 1 करोड़ की भी नहीं होती। इफ वी डोंट एक्ट, एंड आई विल टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, व्हेन वी टॉक टू दीज ऑफिसर्स, मैं भी वहां रहा हूं सर, हम एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाएंगे, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कभी आता ही नहीं है सर। आज 30 साल हो गए वो आ ही नहीं रहा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सर वी नीड टू गो वर्टिकली। इट इज गुड वी यू हैव एन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, उनका एक एक्सपोजर है। आप इनको बोलिए, एक बार मैं इनको पर चांस ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मिला तो मैं सोच रहा था तब कि अगर एसएमसी वाले यहाँ आ गए, यहाँ फायर गैप है ही नहीं है तो सब उठा देंगे, ये तो डेमोलिश करेंगे। भाई तुम्हारी फायर गैप कहाँ है? सर 60% ऑफ श्रीनगर लैंड, 60% ऑफ श्रीनगर लैंड इज अंडर सेटबैक्स। जम्मू में कम है, श्रीनगर 10 फीट इधर छोड़ो, 10 उधर छोड़ो, 10 उधर छोड़ो, 10 इधर छोड़ो। सर रेवोल्यूशन इनका ये जो ये चेंज करना है सर। ग्रीन बेल्ट, डिस्पाइट ग्रीन बेल्ट, डल लेक इज श्रिंकिंग, इज इट वर्किंग और नॉट? 1952 में ग्रीन बेल्ट बनाया, तब से साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन नहीं, जो हमने 1951 में, जब सब चेंज है। सर कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इतना खूबसूरत नहीं है कि आपको टॉयलेट भी नहीं होगा तो टूरिस्ट आएगा। यू हैव टू डेवलप इट, यू हैव टू मेक इट ब्यूटीफुल। तो आई मास्टर प्लान सर, थोड़ा टाइम दूंगा सर। मास्टर प्लान, लेट इट नॉट बी द वर्ड ऑफ गॉड, लेट इट नॉट बी अ लाइन। इसका मतलब होता है बी ब्रीफ। जब मैं पहले गर्ल हो जाता हूं सर, पर्ल्स ऑफ ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो मास्टर प्लान, व्हाई इज इट यू कांट चेंज इट? लेट कीप अ कमेटी। अगर आपको किसी कोई एग्रीव्ड है, जाएगा एप्लीकेशन देगा कि साहब ये गलत है, नहीं जनाब हमने मास्टर प्लान लाया, ये चेंज नहीं हो सकता। सर टूरिज्म का मैं आपको बता दूं, एक इन्होंने डेफिनेशन ऑफ होटल चेंज की है पिछले 5 साल। अब होटल वही होगा जो कम से कम 4 कनाल होगा। इट मीन्स कि 95% ऑफ द पॉपुलेशन अब होटल ला नहीं सकते हैं। 99% ऑफ द होटल्स इन इंडिया आर ऑन लेस देन 1 कनाल। होगा क्या? बाहर से इन्वेस्टर आएगा, वो 20 करोड़ की जमीन लेगा, 30 करोड़ ऊपर से लगाएगा, हो गया 50, 100 का बिल बनाएगा, 50 हम उसको सब्सिडी देंगे, वो मुफ्त में जाएगा, और जो यहाँ का गरीब है वो कभी होटल ओनर नहीं बन सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे चेंज द डेफिनेशंस ऑफ द होटल्स, सो दैट स्मॉलर पीपल, जो गरीब लोग हैं, वो भी इसमें सब होम स्टे है, गेस्ट हाउस है। इट इज लाइक वहां कौन रहता है, सबके फोटो दो। अगर आप होम स्टे दे रहे हैं, गेस्ट हाउस दे रहे हैं, अगर उसमें कोई इलीगैलिटी है तो एसडीए या म्युनिसिपैलिटी आकर डेमोलिश करे। अगर नहीं आप डेमोलिश कर रहे हैं, एटलीस्ट अलाउ देम टू यूज इट, डोंट टेल देम टू गेट अ प्लोथरा ऑफ आप वो एनओसी लॉ। आई थिंक I will give in a written format also. I'll try. I'm very passionate about them. I just hope you take this as. Thank you, sir. मैं पेंशन के बारे में एक बात बताता हूँ पर्सनल। मेरा पेंशन था जब असेंबली डिसॉल्व थी, तो उसके बाद जब यूटी बनी तो मेरा पेंशन कम हो गया। एक दिन मुझे टेलीफोन पे मुझे मैसेज आया कि आपके 4.5 की कुछ आप याद नहीं है मुझे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतना आपके बैंक में विड्रॉ हो गया। मैं सोचा मैंने कोई चेक नहीं दी, कोई किसी ने मेरा अकाउंट नहीं लिया। मैं सोचा कि फिर मैं बैंक पे गया, बैंक वालों ने कहा जो आपने ज़्यादा पेंशन लिया था 2019 से, वो हमने आपको डिडक्ट किया, वो हमने डिडक्ट किया आपको। ये हालात है एमएलए की पेंशन, जो मेरा पेंशन था पहले उसको डिडक्ट करके खुद ही डिडक्ट किया। ये रिकवरी है एमएलए के लिए, जनाब सैफुल अमीर साहब, इसलिए ये देखना पड़ेगा। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आज ये ठीक नहीं है पापा, ये तार वाला रखे से बात हो रही है। दो 2008 से 2014 तक हमारे में क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स के लिए कमेटी बनी, खुर्शीद गनाई साहब की चेयरमैनशिप के तहत
तो उस वक़्त उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, तो हमारी गवर्नमेंट ने उस वक़्त उस कमेटी के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो बीजेपी पीडीपी गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को या उस डिसीजन को, जो गवर्नमेंट ने उस वक्त डिसीजन लिया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए, तो उसको टर्न डाउन किया और उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं ऑनरेबल सीएम साहब को इस बारे में याद दिलाना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा फैसला था आपकी गवर्नमेंट का उस वक़्त कि तकरीबन जम्मू कश्मीर का हर एक एरिया, एक रीजन उसमें कवर किया गया था। मैं चाहूँगा कि उस वक़्त जो आपने फैसला लिया था, एक कैबिनेट डिसीजन भी आया था उस बारे में, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसी सिलसिले में 2014 में ही पूरी रियासत के अंदर अपग्रेडेशन हो गई थी, तो जो ही दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको टर्न डाउन किया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और नए सिरे से अपने तरीके से, सिर्फ इसकी वजह ये थी उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया कहीं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला साहब को क्रेडिट मिल जाए, सिर्फ यही एक वजह थी कि उसको इम्प्लीमेंट उस वक्त नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि उस फैसले को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में बात हुई थी या अपग्रेडेशन के बारे में, उसे फिर से देखा जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूँ, आपकी उमर साहब की ही गवर्नमेंट थी 2008 से 2014 तक, तो उसमें एक फैसला हुआ था, एक अच्छी कोशिश की गई थी उमर साहब की तरफ से कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसमें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जितने भी हमारे नौजवान हैं, सबों को तो सियासत के अंदर, इस रियासत के अंदर तो नौकरियां नहीं दी जा सकती, एम्प्लॉयमेंट की शायद, लेकिन एक कोशिश की गई थी कि ओवरसीज हमारे यहाँ के नौजवान जाए, बाहर जाए, वहाँ उनको रोज़गार मिले और वहाँ से रोज़गार वो लाएँ और अपनी फैमिलीज़ को अच्छी तरह से चलाएँ। उसके लिए एक कोशिश भी की गई थी, कुछ ऑफिसर्स को मुकर्रर किया गया था जिन्होंने बाहर जाकर बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए बहुत काम किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक ओवरसीज कॉरपोरेशन बनाई जाए इस रियासत के अंदर, जो कॉरपोरेशन एक फुल फ्लाइट कॉरपोरेशन होनी चाहिए जो काम करेगी। जितने भी नौजवान, अब तो 10 लाख से ऊपर तजावुज़ कर गए हमारे बेरोज़गार नौजवान, और हुकूमत इतने नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाएगी, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। अगर उन नौजवानों को रियासत से बाहर या मुल्क से बाहर रोज़गार मिलेगा, उसके ये हुकूमत करेगी, एक ओवरसीज कॉरपोरेशन यहाँ पर कायम करेगी जो बाहर जाके नौजवानों के रोज़गार के लिए कोशिश करेगी और बहुत सारे नौजवानों को रियासत से और मुल्क से बाहर रोज़गार मिल सकता है। इसी तरह से मेरी गुजारिश होगी, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा कि हमारे पास जो वैकेंसीज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन वैकेंसीज़ को हम रेफ़र करेंगे एसएसबी को या पीएससी को। लेकिन मेरी इस बारे में ये गुजारिश है कि जब तक ना आप टाइम बाउंड करेंगे इनको, दोनों इदारों को, पीएससी हो या एसएसबी हो, उनको जब तक ना आप टाइम बाउंड करेंगे, इसलिए कि कब तक आप इन वैकेंसीज को फिलअप करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत पहले साल से उनको वैकेंसीज गई है, उनको रेफ़र की गई है, लेकिन अभी तक उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए उनको टाइम बाउंड बनाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। इस बारे में मैं गुजारिश करना चाहूँगा। और कुछ शिकायत भी है इन दोनों इदारों के बारे में कि जितने पिछली कुछ लिस्टें जो आई हैं उनमें कुछ धांधलियाँ हुई थी। इन दोनों इदारों में आप देख लीजिए, अगर कहीं पे कोई ब्लैक शीप्स हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकालने की ज़रूरत है। मिनिमम वेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एक स्कीम हुआ करती थी, बहुत बड़ी कामयाब स्कीम होती थी पहले, तो कई बरसों से देख रहे हैं हम उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही और नौजवान उस पर अब राग़िब नहीं हो रहे हैं। शायद ये वजह है कि एक लेंथी प्रोसीजर रखा गया है उनके लिए, उस प्रोसीजर को कम करने की ज़रूरत है ताकि नौजवान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ जाएंगे और अपनी रोज़गार कमाने की कोशिश करेंगे। डेली रेटेड वर्कर्स की बात मैं करूंगा कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम एक कमेटी मुकर्रर करेंगे, लेकिन इतना तो है कुछ डेली रेटेड वर्कर जो 100, 200, 500, 1000 तक जो जिनको मिलता है, कम से कम मिनिमम वेजेस उनको मिले ताकि वो अपना घर ठीक तरह से चला पाए। इसी तरह से पेंडिंग SROs केसेस की मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे केसेस है, जेन्युइन केसेस है जो भी पेंडिंग है, SROs केसेस, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। इसी तरह से ओल्ड एज पेंशन की बात तो यहाँ हुई, उनको ओल्ड एज जो है उनका पेंशन लोग हैं जो माजूर लोग हैं, जिनकी हालत बहुत कसम पुरसी के हालत में वो लोग हैं, उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। अगर उनका जो मुशायरा है या उनका पेंशन जो है उसका थोड़ा बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। कुछ दिनों से वो एहतियाज कर रहे हैं, उनको लगेगा हमारी बात सुनी गई है, इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह से पावर के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। हमारे इलाके में एक कामिल हाइडल प्रोजेक्ट, मिनी हाइडल प्रोजेक्ट जो था 2014 से पहले
उसका वो प्रोजेक्ट DPR बना था और बाद में टेंडर भी हो गई थी, लेकिन बाद में किस वजह से उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। अगर उस प्रोजेक्ट को आप मिनी हाइडल प्रोजेक्ट कामिल को उसको फिर से आप उसमें उसको रिवाइव करें तो मेरे ख्याल में उस कम एटलीस्ट नॉर्थ जो कश्मीर है उसको वो फीड कर सकता है पावर के हवाले से। वो प्रोजेक्ट तो उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरे इलाके में एक ब्लॉक है मिलियाल ब्लॉक। ये मिलिया बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है। उस ब्लॉक में उस एरिया में कोई रिसीविंग स्टेशन नहीं है। मेरी डिमांड है कि उस इलाके में एक रिसीविंग स्टेशन कायम किया जाए और उसके साथ साथ जो तरहेगाम, करालपोरा और केरन के जो रिसीव अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उस तरफ मेरी गुजारिश है। एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम लोगों के लिए बड़ा मसला है। हम अगर कहीं पे कोई नया ट्रांसफार्मर देना चाहते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगा जाता है, ठीक बात है, जेई देता है, AEE तक आता है, एक्शन तक तो ठीक है, वहां तक तो क्लियर हो जाए। लेकिन एक छोटे ट्रांसफार्मर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो जाता है टेक्निकल कमेटी चीफ इंजीनियर के ऑफिस में, वहां से क्लियर उसमें पता नहीं कितना टाइम लगता है और कभी कभार आता ही नहीं वहां से। तो उसको सिर्फ एक्शन के लेवल तक ही रखा जाए, वो बेहतर होगा। इसी तरह से मैं टूरिज्म के हवाले से मैंने पहले ही बॉर्डर टूरिज्म को आप तो प्रमोट किया। पहले भी केरन के बारे में कहा है कि एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए। हो सकता है जुम्मगढ़ का इलाका भी आ सकता है, वगबल और दीदकूट का इलाका, ये उस पूरे इलाके के लिए एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बने। तो इस तवज्जो मैं कम वक्त मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आप बेल बचाने की आप शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। पटवारियों की मैं बात करना चाहूँगा। रेवन्यू की पटवारियों की इतनी किल्लत है। कोई बड़ा अफसर आपको मिलेगा लेकिन पटवारी नहीं मिलता है कहीं पे। उमर साहब की गवर्नमेंट में, पिछली गवर्नमेंट जो था आपने नए लोगों को रिक्रूट किया था ट्रेनिंग के लिए, पटवारी की ट्रेनिंग के लिए, और बहुत सारे वही पटवारी इस वक्त आपको फील्ड में है। वो मैं चाहूँगा जिस तरह से पिछली को आपकी गवर्नमेंट में नए लोगों को यूथ को पटवार ट्रेनिंग दी गई थी और फिर आजकल वही फील्ड में काम कर रहे हैं, तभी तो ये डर जो है पटवारियों की वो कम हो सकती है। इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसी तरह से जैसे सब ऑनरेबल मेंबर्स ने ये कहा CDF के बारे में, उसका इंक्रीज होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लोन जो है 20 लाख से 50 लाख होना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। इसी तरह सबसे बड़ी बात, बीमार हमारे पता नहीं क्या बीमारियां कितनी बड़ी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, और हर MLA को ये प्रेशर है कि बीमार के लिए कोई मदद करो। अपनी जेब से थोड़ा बहुत हम करते हैं, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं। हम CDF के अंदर कम से कम 20 या 30 लाख रुपया ऐसा हो जिस पर हमें अख्तियार होना चाहिए। ये नहीं कि हम डायरेक्टली उसको दें, बल्कि हम रिकमेंड करें, डिप्टी कमिश्नर होता है वहाँ पे, उसको रिकमेंड करें, वो बाज़ाब्ता वेरिफिकेशन करे, उसके बाद उस बीमार को दिया जाए, ये जरूरी है। इसी तरह से MLA, एक्स MLA की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा था यूपी में रिकवर हो गया, बोलिए। दवाई के लिए उनको पैसा नहीं मिलता है, उनका जो पेंशन है वो बढ़ना चाहिए। अगर ये बात हम ना करें तो सीनियर लीडर है, आना पड़ता है करालपोरा या कोपारा में। ये लास्ट पॉइंट है मेरा। केरन से पहाड़ से ऊपर से 30-40 किलोमीटर पहाड़ क्रॉस करके करालपोरा या कोपारा आना पड़ता है कोर्ट के लिए, अदालत के लिए, और सर्दियों 6 महीने बंद रहता है। और जब वो 6 महीने आ नहीं सकते तो उनके खिलाफ बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, पता नहीं क्या कितने वारंट्स निकलते। मैं चाहूंगा कि केरन में एक मुंसिफ कोर्ट वहां पे रखा जाए ताकि वहां के लोगों को कोई तकलीफ। थैंक यू साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर सर कि आपने मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट्स पे बोलने का मौका फराहम किया है। मैं आज जो पार्टी ने मुझे वक्त दिया है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक जो है उन पे फोकस करना चाहता हूं और कोई ऐसी चीज़ नहीं रिपीट करना चाहता जो ऑलरेडी ऑनरेबल मेंबर्स ने आपके ज़रिए से ऑनरेबल CM साहब की नोटिस में लाई है। लेकिन इससे कबल कि मैं जो वक्त मुझे अलाट हुआ है उसमें उसके मसरफ का, उसको किस तरह से सर्व किया जाए उस पर बात करूं, मैं सबसे पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब का ज़ाती तौर मशकूर हूं कि आज उनकी वजह से और उनकी जमात की वजह से मैं यहाँ खड़ा। गो कि ये फैसले अल्लाह ताला करते हैं और अल्लाह को मंजूर था, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उमर साहब को मेरे लिए एक
जरिया भी बनाया, और उस जरिए के से मुझे एक मौका मिला है कि मैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की और जम्मू कश्मीर के लोगों की सियासी और इक्तिसादी तर्जुमानी करूं। 29 सितंबर उमर अब्दुल्ला साहब जब बारामूला तशरीफ़ लाए थे तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हज़रत, अल्लाह के फजल करम से हम इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन जो ये वोट पड़ रहा है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मैं तो आपका एक नुमाइंदा हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा हूँ। ये वोट आपको और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ रहा है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने वो सारे मामलात जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाबस्ता हैं, वो जब प्री बजट एक उमर साहब ने मौका फराहम किया था, वो सारे मामलात मैंने उमर साहब की नोटिस में लाए हैं। और एमएलए से जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नैरेटिव है जो हम इस हाउस के अंदर बिल्ड करते चले आ रहे हैं कि ये हाउस जम्मू कश्मीर के सारे मामलात का हल तलाश कर सकता है और जम्मू कश्मीर के लोगों के सारे मसाइल का हल उनके एमएलएस के पास है। ये नैरेटिव जो हम बिल्ड करते चले आए हैं, अब यही नैरेटिव बड़ी मुश्किल बन गई है। तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो जो इश्यूज हैं जो मैं पहले ही इनकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, हेल्थ के हवाले से या पीएचई के हवाले से, उसके अलावा मेरी एक गुजारिश है कि आपके पास सिविल सोसाइटी के ज़रिए भी और बाकी जितने भी लोग हैं नॉर्थ के, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त आई है कि बारामूला में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक मैटरनिटी हॉस्पिटल की वहाँ ज़रूरत है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर के लिए कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो बारामूला जो पुराना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे पास होता था, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। सिर्फ आपके फाइनेंस और प्लानिंग को अगर आपकी हिदायत हो तो वो इस सिलसिले में अगर आज एक काम शुरू करेंगे, एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आने वाले वक्त में शायद 1 या 2 साल में आपके पास खुदा करे कि इतने फंड्स दस्तयाब हो कि आप इस तरह के एक इंस्टीट्यूशन कायम करें जिससे पूरे नॉर्थ कश्मीर के इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे टाउन में पार्किंग का इशू है, सीवरेज का इशू है, इन इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है और वो मैं पहले ही आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। सर, एक बहुत ही अहम नुक्ता है और मामला है कि जब यहाँ 2017 में मिनरल्स के हवाले से पॉलिसी बनने लगी, उस वक़्त यहाँ हाउस ने एक कमेटी तश्कील दी जिस कमेटी के सरबराह मोहम्मद अकबर लोन साहब मोहतरम थे और उसमें तारागामी साहब भी थे, उसमें मैं भी था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे और सारी जमातों के लोगों ने, हमने अपने कुछ खदशात का इजहार किया था और उन खदशात की बुनियाद पर हमने ये कहा था कि इस जो ये तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं इस रियासत के अंदर मिनरल्स के हवाले से, ये आगे आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। आज अब आप देखते हैं कि 2019 के बाद जो मिनरल्स के हवाले से जो पॉलिसी इस हुकूमत, जो साबका हुकूमत ने बनाई है और जो हमने इनहेरिट की है, उसकी वजह से अगर आप उन खदशात को जो जिनका इजहार हमने किया था, अगर उन खदशात पर आप तवज्जो मरकूज करेंगे तो आपको हर जगह वो चीज़ नज़र आएगी। सिर्फ एक चीज़ नज़र आपको नहीं आएगी और वो ये है कि उसमें जम्मू और कश्मीर के लोगों का हिस्सा आपको नज़र नहीं आएगा, बाकी सब कुछ नज़र आएगा। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एक किस्म की लूट हो रही है। कुछ इस तरह के मामलात हैं जैसे इसका कोई वारिस और वाली ही ना हो। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लैंड बिकॉज गॉड हैज स्टॉप्ड क्रिएटिंग इट। अगर आप बाकी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी ज़मीन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अल्लाह इसको मजीद बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप जब रेवेन्यू की बात होती है, जब आप रेवेन्यू की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन इस तरह से बांटी गई है और इस तरह से क्रिकेटर्स को दी गई है जिनका ताल्लुक ना हमारे मुल्क से है ना हमारी रियासत से है। तो लिहाजा जो ये हमारी ज़मीन है, जब हम 90 लोग यहाँ बैठे हैं तो हम जमानतदार हैं इस चीज़ के कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए महफूज हो। अगर हम अपनी ज़मीन के साथ
किसी भी कौम का अपना पहला जज्बा वाबस्ता होता है। इसी तरह बारामूला में कई ऐसे इलाके हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनको नोटिफाई किया जा रहा है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो मेरा बारामूला कस्बा है उसमें पहले ही जितनी प्राइम लैंड्स थे वो डिफेंस के पास है। जो मजीद लैंड वहां, अगर कोई भी मजीद लैंड है, उस जमीन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको नोटिफाई करने की कोशिश की जा रही है डिफेंस के लिए। तो ये जो बारामूला कस्बे और इसके इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? रेवेन्यू के साथ दूसरा मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक इशू लाना चाहता हूं कि रेलवेज जो हमारी लैंड रहे हैं, रेलवेज वाले ले रहे हैं, जो मेरी इतलात है, मेरी इतला के मुताबिक रेलवेज जो लैंड ले रहे हैं उसका हमको नहीं दिया है या कंपनसेशन नहीं देते हैं, और जितनी लैंड उनको जरूरत है वो उससे कहीं ज्यादा लैंड जम्मू और कश्मीर की ले रहे हैं। लिहाजा इस पर भी आपको गौर करना होगा। अब कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सोशल इश्यूज हैं। ये जो हाउस है, इसके जो लीडर हैं, ऑनरेबल स्पीकर सर जो हाउस के लीडर हैं, मैं इनकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। ऑनरेबल सर, जब आप इस हाउस की तरफ नजर दौड़ाएंगे, इस हाउस के अंदर, या उस गैलरी की तरफ देखें या इस गैलरी की तरफ या अपने जर्नलिस्ट की तरफ देखें, जहां सारी कम्युनिटीज आपको नजर आएंगी, लेकिन एक कम्युनिटी यहां मुझे नजर नहीं आती है। एक कम्युनिटी जो हमारे समाज का बड़ा लाजमी हिस्सा थी, जिसको हमको ढूंढ के वापस लाना है, वो है पंडित कम्युनिटी। लेकिन एक और कम्युनिटी जो हमारी मुश्किल तरीन हालात में हमारे साथ रही है, वो है यहाँ के सरदार कम्युनिटी। जब आप नजर दौड़ाते हैं, आप उसकी तरफ उधर नजर दौड़ाएं, उधर नजर दौड़ाएं, इधर नजर दौड़ाएं या उधर नजर दौड़ाएं, या हाउस के अंदर देखें, आपको सरदार कम्युनिटी यहाँ नजर नहीं आती है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, भाई मैं कम्युनिटी सुने, एक मिनट, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, no, let me speak, please sit down, let me speak. There is, honorable speaker sir, there is difference between an individual and a community. I am talking about a community. If you don't know what the community means, फिर आपको चुप करके रहना चाहिए। मैं सरदारों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, उन सरदारों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करता हूं जो मुश्किल तरीन हालात में बाटलों पर कुर्बानियां देते रहे, रियासतों के अंदर कुर्बानियां देते रहे, और आज जब मैं उनकी यहां बात करता हूं आपको क्यों तकलीफ होती है? तो सरदारों की एम्पावरमेंट की बात करनी है। हमारे पंडित भाई गायब हो गए हैं, वो हमारे समाज का लाजमी हिस्सा थे, उनकी वापसी की बात हम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा है कि सरदारों का खोया हुआ वकार को वापस देना है, पंडितों को हमने रियासत के अंदर वापस लाना है, और इसमें ट्रुथ और रिकंसिलिएशन की बात होनी चाहिए। मैं वो बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नौजवानों की। नौजवानों के दरमियान जब रसाकशी होती है, सर मेरी बात आप गौर से सुनना, दुनिया में सबसे खतरनाक जज्बा कौमी जज्बा होता है। हमारे हमसाया मुल्क की हालत देखें, जब कोई कौम एहसास महरूमी का ये शिकार हो जाती है तो वो खतरनाक रास्ते भी इख्तियार करती है। इस वक्त हमारी कौम के अंदर कश्मीर में एक सोच पनप रही है, वहां वो ये सोच पनप रही है कि कश्मीर बोलने वाले, कश्मीरी जबान बोलने वाले मार्जिनलाइज हो रहे हैं, उनका कल्चर खतरे में है, उनका 5,000 साल की तारीख खतरे में है, उनका तमद्दुन खतरे में है, उनकी सहाफत सकाफत सब दांव पे लगी है। इसलिए वहां पर जो एक जेन्युइन कंसर्न है कश्मीरी कम्युनिटी के, कश्मीरी बोलने वालों के, उनको मार्जिनलाइज करने की जो उनके अंदर एक सोच पनप रही है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरह इस वक्त जो हमारे कश्मीरी कौम की अपनी एक एथनिसिटी है, इसी तरह जम्मू के अंदर डोगरास, इनका अपना एक एथनिक एक हिस्ट्री और तारीख रही है। इस वक्त इनको एहसास नहीं है कि जो 1927 का स्टेट सब्जेक्ट था उसकी अहमियत क्या होगी। जावेद बेग रहे या ना रहे, एक बार डोगरा भाइयों याद रखना, इसी जम्मू के अंदर आप खुद को ढूंढते रहोगे। डोंट बिल्ड दिस नैरेटिव, इस नैरेटिव के साथ मत जाओ कि डेमोग्राफी चेंज होगी तो आपका फायदा होगा। यहां सबसे खतरनाक बात यह होगी कि अगर जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर को, इसकी खूबसूरत तारीख को, अगर इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाएगी, तो आप भी शिकार बनोगे।
हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे मुसलमान हैं जो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में उनको जमीनें मिले ताकि वो यहां आकर बसें। यहां सिर्फ हिंदू आकर नहीं बसेगा, फिर यहां मुसलमान भी बसेगा। और जो ये कन्फ्रंटेशन है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुखालिफ जो हमें खड़ा किया जा रहा है, ये हम दोनों को कंज्यूम कर जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जमीन पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हो, और ये हक मुझे हिंदुस्तान का आईन देता है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की नौकरियों पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का हक हो, और ये मुल्क आईन मुझे ये इख्तियार देता है ये बात करने की। हम ये चाहते हैं कि हमारे मिनरल्स, हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमें इनकी तहवील हमारे हाथ में दी जाए। और जब पठानिया साहब बात कर रहे थे, When you talk about the elders, आपको टोटलिटी में लेके चलना पड़ेगा एल्डर्स को। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते एल्डर्स के बारे में। हम जब आपके एल्डर्स की बात करते हैं, जब हम आपके बुजुर्गों की बात करते हैं, तो हम हमेशा एहतराम से करते हैं, क्योंकि आपके और हमारे बुजुर्ग सांझे हैं। इसी तरह जब हमारे बुजुर्गों की बात होगी तो आपको भी उनका एहतराम से डील करना पड़ेगा, एहतराम से उनका नाम लेना पड़ेगा। मुझे याद है ताशकंद माहिदा जब हो रहा था तो शास्त्री साहब को जनरल अयूब ने कहा था कि जनाब ये आपके सर की जो टोपी है ये हमें दे दें, आप दस्तार भी बांध सकते हैं। स्पीकर साहब आप मुझे 2 मिनट और देना, 2 से 3 मिनट प्लीज, ये इश्यूज रह गए 2 मिनट। तो आपको पता है शास्त्री ने, वो सर की बात कर रहे थे, कश्मीर की टोपी की बात, तो शास्त्री ने उनको कहा, शास्त्री साहब ने उनको कहा टोपी नहीं दे सकते क्योंकि इस टोपी के नीचे सर भी है। पठानिया साहब आपके लिए स्टेट शायद माने ना रखती हो, लेकिन एक बात याद रखें सर, कि पुलिस जो होती है, हाफ द स्टेट इज पुलिस। आपकी रगों में जो लहू दौड़ता है यही तो जिंदगी की अलामत है। जब तक आपकी टोपी आपके सर पे नहीं लगती और आप बाख्तियार नहीं हो जाते, और जब तक आप लोगों को सच नहीं कहते कि हमारे ऐसे साझे मामला थे जिसके लिए हम सारे लोगों को इकट्ठा होकर आगे चलना है, तो ये मामला हल नहीं होंगे। सर नहीं सर, 1 मिनट, हमारे पीए का मसला है। आप अपने सर, आपका पीए नहीं है, उसकी बात आप बताए ना करूं। आपके पीए को 12,000 रुपया कुल मिलता है। 12,000 रुपया क्या करेगा वो 12,000 रुपए पे? कैसे घर चलाएगा? इस वक्त आप वहां सर कुर्सी पर बैठे हैं, आपका पीए इस वक्त भी फील्ड में होगा। इसी तरह मैं सैलरी की क्या बात करूं, मैं आगे ही कंट्रोवर्शियल बना हूं। मैं सैलरी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने जर्नलिस्ट हजरात को भी ये कहा है और जो लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं उनको भी ये कहा है, सिर्फ एक इलेक्शन लड़ लो, सिर्फ इलेक्शन लड़ो, जीतने की दूसरी बात है। एक इलेक्शन लड़ो और उसके बाद घर चलाओ, तो आप हमारे पीड़ा समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इरफान साहब